हेलो बच्चों, माय नेम इज आर के सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल पीएम गुरु एंड नीट यूनिवर्स। बेटा आज की क्लास में जो भी ग्रेविटेशन चैप्टर के लास्ट के क्वेश्चन अभी बचे हुए थे, चूँकि इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला लेक्चर आपका हो चुका है और अगला लेक्चर मतलब जो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आज इसको शुरुआत करते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये कहा है, डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ई of earth with distance r from the center of earth correctly represented by। 4 आपको ग्राफ दे रखे हैं बेटा। ग्राफ में आपको बेसिकली आपको ग्राफ बताना कि कौन सा ग्राफ इसमें करेक्ट होगा। ठीक, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है इनसाइड द फील्ड, या कह सकते हैं आप अप टू सरफेस, ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर इंटू आर। ठीक, ये अप टू सरफेस होता है, अप टू सरफेस। और सरफेस के बाहर कितना होता है, एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, ये ई और कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही फॉर्मूला है ये। ठीक है, आप याद करिए स्फीयर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग निकालते थे तो यही फॉर्मूला होता था, बस यहाँ जी की जगह वहाँ के आता था और यहाँ पे चार्ज आ जाता था। और सरफेस से बाहर क्या हो जाएगा आपका, माइनस जी एम ई अपान आर स्क्वायर, ये है आपका। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान रखना है, इसका ग्राफ आपको बताना है। तो इस केस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर, और यहाँ पे सरफेस से बाहर, ठीक है, ये है ई इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस 1 अपान आर स्क्वायर। तो इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा पहले पार्ट का। अगर ई इज प्रोपोर्शनल टू आर होता तो इधर बनाते, चूंकि ई इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आर है तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, ये आपका, और फिर आपका ये कहाँ तक का हो गया बेटा, अप टू सरफेस, मतलब आर इक्वल टू आप कर सकते हैं आर। उसके बाद अब देखिए यहाँ प्रोपोर्शनल टू माइनस 1 बाई आर स्क्वायर। अगर ये ग्राफ बेटा ये माइनस साइन नहीं होता तो ग्राफ ऐसे हो जाता, अब ये ग्राफ आपका यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा इसमें, ऑप्शन आपका हो गया इसमें फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ग्राफ कैसा होगा। अगर आप याद करो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ी हुई, चूँकि आप लोग रिपीटेड स्टूडेंट्स होंगे कि आप सेकेंड टाइम एग्जाम दे रहे होंगे या नए बच्चे जो भी होंगे, इसमें आपने स्फीयर के केस में, सॉलिड स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ऐसा ही फार्मूला था। और ये सरफेस के अंदर था, जब हॉलो स्फीयर होता था तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, जीरो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। इस केस में सॉलिड के केस में फार्मूला ये इस तरह का होता है, और ये आपका सरफेस से बाहर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, आप लोग ग्राफ से 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ग्राफ आपको इसमें पता होना चाहिए अच्छे से। नीट के क्वेश्चंस में ग्राफ कई बार पूछा गया, तो इसके सारे ग्राफ को आपको पता होना चाहिए, ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे। अगला क्वेश्चन है, केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट दैट स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ एवरेज डिस्टेंस आर between the sun and planet, that is t square proportional equal to kr cube, where k is constant. If the masses of sun and planet are m and small m respectively, then as per Newton's law of gravitation, the force of attraction between them g equals to g mm by r square, where g is the gravitational constant. Then the relation between capital G and के इज़ डिस्क्राइब्ड बाई, जी और के में रिलेशन पूछा गया बेटा। ठीक है, न्यूटन्स लॉ से पहली चीज़ तो ये जो आपका केपलर्स लॉ है वो दे रखा है टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, पहली चीज़। दूसरा, जो प्लैनेट है मान लीजिए ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये आपका सन के अराउंड शायद दे रखा है क्वेश्चन में,
देखिए प्लस लॉ, दिस इज प्लैनेट अराउंड द सन। तो सन मान लीजिए, ये मान लीजिए कोई प्लैनेट दे रखा है, ठीक है। इसके मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है और इसके मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड होगी प्लैनेट की, आपको पता है ऑर्बिटल स्पीड v0 इक्वल टू √g_m अपान इसके रेडियस को मान लीजिए आप r है, ये दे भी रखा है, तो gm अपान r², ठीक, सॉरी gm/r। तो ये आपका ऑर्बिटल स्पीड हो गई। अब आपको करना क्या है, इसका टाइम पीरियड निकालिए। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, अगर इस फॉर्मूले में आपको पता है कि t इक्वल टू क्या होगा 2πr अपान v0 ऑर्बिटल स्पीड, तो यहाँ से आप t² की वैल्यूज कितनी हो जाएगी बेटा, 4π² अपान v0²। तो t² ये पुट करिए, 4π² अपान v0²। तो v0 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी बेटा, gm अपान r इक्वल टू kr³, ठीक। देखिए ये r ऊपर जाएगा तो r³ हो जाएगा और इधर r³ कैंसिल हो जाएगा, ये r। तो यहाँ से आ गया 4π² इक्वल टू gm, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए gm इंटू k, ये आपका रिलेशन हो जाएगा। और इसमें देखिए कोई ऑप्शन दे रखा होगा, सेकेंड ऑप्शन है, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, आपको ऑर्बिटल स्पीड फार्मूला पता होना चाहिए। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं ये पता है कि सर्कुलर पाथ पे टाइम एक चक्कर में कितना डिस्टेंस होगा, 2πr अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको पता है, रख देंगे तो t आ जाएगा और t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो k और g में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ना ही कोई कैलकुलेशन खास। एक चीज़ आपने देखा होगा बेटा, सारे जो भी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम आपके फॉर्मूले पे हैं डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बेटा। 2 spherical bodies of mass capital M and 5m are radii r and 2r released in free space with initial separation between their centers equal to 12r. If they attract each other due to gravitational force only, then distance covered by the smaller body before collision is। देखिए इस क्वेश्चन को बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि दो बॉडीज है, एक का मास m दे रखा है, एक का मास 5m दे रखा है। रेडियस आप कैसे समझिए, एक का मास m है, इसका रेडियस r है, दूसरी जो बॉडी है उसका मास 5m है और इसका रेडियस आपको दे रखा है 5r, और इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वह आपको दे रखा है 12r। बात समझ में आ गई बेटा, ये 12r दे रखा है। तो इसका मतलब ये r, ये 5r दिया होगा ना बेटा, ये कि 3r दे रखा है, 2r है, सॉरी ये 2r है, तो ये 3r हो गया आपका। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला आपका, ये कितना हो जाएगा 9r, 2r और r, 3r 12r में से माइनस कर देंगे, ठीक। मास दोनों के दे रखे, तो जब ये रिलीज़ किए गए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। जैसे रिलीज करेंगे तो धीरे धीरे नज़दीक आएंगे तो एक दूसरे का कह रहा है जस्ट जब कोलिजन की सिचुएशन आएगी तो इसका मतलब ये 9r जो डिस्टेंस था वो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस धीरे धीरे, अगर मान लीजिए ये 0 हो जाएगा, ये डिस्टेंस अगर ये मान लीजिए पहला मास x1 डिस्टेंस कवर करता है और ये मास x2 डिस्टेंस, तो दोनों का सम कितना आ जाना चाहिए, 9r की इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है, तभी कोलिजन होगा। इसका मतलब देखिए, लेट फर्स्ट बॉडी या फर्स्ट बॉडी मूव x1 डिस्टेंस एंड सेकेंड बॉडी मूव्स x2 डिस्टेंस। फॉर कोलिजन क्या होना चाहिए बेटा, दोनों का डिस्टेंस का सम x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या आना चाहिए 9r, पहली चीज़। अब एक चीज़ ये ध्यान रखिए, जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो डिस्टेंस इसके बीच की क्या होगी, घटेगी, तो घटेगी तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। न्यूटन्स लॉ से आपका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, F इक्वल्स टू G m1
m2/r²। तो जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब फोर्स क्या है, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है। तो आप मान लीजिए किसी टाइम x पे, मान लीजिए t टाइम पे ये x डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब फोर्स इज फंक्शन ऑफ x क्या लिखेंगे आप, देखिए यहाँ से g m1 का मतलब यहाँ है m और m2 कितना है 5m, तो हो गया 5m/r²। मान लीजिए ये है आपका x डिस्टेंस कवर किया, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 12 - r हो जाएगा। 12r माइनस क्या हो जाएगा आपका बेटा x हो जाएगा, 12r - x होल स्क्वायर। ठीक, जैसे ये x1 डिस्टेंस पे मान लीजिए ये किसी टाइम t पर ये x1 पर है, तो डिस्टेंस क्या होगा आपका 12 - r हो जाएगा, 12 - x हो जाएगा। ये फंक्शन ऑफ x हो गया फोर्स। तो एक चीज़ ये बताइए, इतना ही फोर्स इस पर भी लग रहा है इधर, और इतना ही फोर्स इस पर लग रहा है इधर, लेकिन एक्सेलरेशन क्या दोनों में सेम होगा, नहीं, क्योंकि मास इसका क्या है कम है। तो आपको पता है एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ x। पहले वाले में जब आप कैलकुलेट करेंगे फोर्स अपॉन मास, तो ये मास कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5gm/12r - x होल स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे में ये बड़े वाले मास में कितना एक्सेलरेशन आएगा, a इसको मान लेते हैं a1, दूसरे को मान लेते हैं a2x, तो ये कितना आ जाएगा, इसको 5m से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो gm/12r - x का होल स्क्वायर। ये रहा आपका। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा है कि इसमें, ध्यान दीजिए, इसमें 5gm है, इसमें gm, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो हल्की वाली बॉडी है ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। इतना तो रफ आइडिया आपको हो रहा होगा। अब बेसिकली मान लीजिए जब ये रिलीज किए गए तो दोनों का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस निकालिए x1, इसका डिस्टेंस निकालिए x2। फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन मोशन, s = ut + ½ at² होता है, तो u तो 0 हो गया। तो चलिए x1 की जो वैल्यू जाए, इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है बेटा, x1 = ½ at², हाफ a का मतलब इसका एक्सेलरेशन पहले वाले का 5gm/12r - x होल स्क्वायर × t², और x2 कितना आ जाएगा 1/2 gm/12r - x होल स्क्वायर × t²। अब x1 x2 में एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे दोनों को तो देखिए t² कैंसिल, ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, gm कैंसिल हो जाएगा, नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका x1/x2 = क्या आएगा बेटा, यहाँ से देखिए x1/x2 = आ जाएगा 5। एक रिलेशन ये हो गया। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ी सी बेटा जगह बनाइए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल एक इक्वेशन तो आपके पास ये है, आपको x1 निकालना था हल्के वाले का, तो यहाँ से x1 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 5x2, या x2 = आ जाएगा 5/x/5, और वो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो x1 + x2 की वैल्यूज़ क्या आएगी बेटा, x1/5, x1/5 = क्या हो गया 9r, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5x1 6x1/5 = 9r। ठीक है, तो x1 = आपका आ जाएगा 9r × 5/6, तो कितना आ जाएगा ये देखिए 3 2 और ये हो गया कितना 1.5, 3 1.5, जी आपका आ गया 5, तो यह 15/2r, मतलब 7.5r आ गया। इसका मतलब ये जो x1 की वैल्यू, x1 जो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 7.5r, और दोनों का सम कितना 9r, तो इसका मतलब x2 कितना कवर करेगा 1.5r। देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा, x1 पूछा गया था, ये आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना, सिंपली आपको टिक करना है। अ सैटेलाइट एस इज मूविंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। द मास ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी
स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ, देन मान लीजिए ये आपका अर्थ है या अर्थ की सैटेलाइट कह रहा है ना, द सैटेलाइट मूविंग, हाँ ये मान लीजिए आपका बेटा अर्थ है यहाँ पे और सैटेलाइट है, ठीक। तो आपको पता है जब ये मूव कर रहा होगा तो इस पर फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ, सेंटीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन भी होगा सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। पहला ऑप्शन दिया है द एक्सेलेरेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो पहला ये ऑप्शन आपका करेक्ट है बेटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आपका, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ revolve in circular orbit at height of 0.25 into 10⁶ meter above the surface of earth. If the radius of earth is 6.38 into 10⁶ meter and g equal to 9.8 meter per second square, then the orbital speed of the satellite, बहुत आसान है, ठीक है। सीधा ऑर्बिटल स्पीड पूछा गया बेटा, तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, v0 = √g m/r + h। वैल्यूज पुट करिए, आपको सब कुछ दे रखा है, ठीक है। हाइट दे रखा है और रेडियस दे रखा है, g और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, देन द ऑर्बिटल स्पीड, r दे रखा है, h दे रखा है, g तो आपको पता ही है, मास ऑफ द अर्थ आपको पता है कितना होता है, ठीक है। तो वैल्यूज यहाँ जी की वैल्यूज कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 अपॉन आर की वैल्यूज कितना देखा, रेडियस ऑफ द अर्थ। या आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं बेटा, क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यूज दे रखा है, तो जी एम ई की वैल्यूज क्या होती है, जी आर ई स्क्वायर। देखिए इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो जी एम ई की वैल्यूज क्या आ जाएगा यहाँ से, जी आर ई स्क्वायर, तो जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। इस फॉर्मूले को यूज़ कर लिए तो आपको ये मास ऑफ द अर्थ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी की वैल्यू 9.8 दे ही रखा है, रेडियस आपको दे रखा है आपके क्वेश्चन में 6.38 इंटू 10⁶, और अपॉन आर की वैल्यूज़ फिर आप यही हो जाएगा 6.38 इंटू 10⁶, और प्लस हाइट कितना दे रखा है बेटा आपका, सर्कुलर हाइट दे रखा है 0.25 इंटू 10⁶, ये है। इसको सॉल्व करना आपको, ये सॉल्व आप करेंगे तो 7.76 किलोमीटर पर सेकेंड ये वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो सिंपली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑर्बिटल स्पीड पे, एस्केप वेलोसिटी पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस पर जो ग्राफ पूछे गए मैक्सिमम ग्राफ उसी पे है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ v to the escape velocity at planet Vy whose radius and density are twice as that of Earth। आपको दे रखा escape velocity, escape velocity का फॉर्मूला क्या होता है याद है, v = √2gm/r, ये होता है escape velocity। अब आपको चूँकि यहाँ डेंसिटी दे रखा है और रेडियस दे रखा है, ठीक है, तो डेंसिटी ये अर्थ सरफेस से था, तो इसके वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे m की वैल्यूज लिखा नहीं, तो आप मास को थोड़ा चेंज कर लीजिए, क्योंकि डेंसिटी के टर्म में चाहिए 2g/r, तो रहने दो। मास इक्वल टू क्या होता है आपने पढ़ा है, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी को मान लीजिए आप कर देते हैं रो, और वॉल्यूम आपका जो होगा 4/3 πr³ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए एक तो r कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा अंडर रूट में 4 × 2 = 8 अपॉन 3 g और पाई, और यहाँ आ जाएगा ρr²। ये सब कांस्टेंट है, 8/3 g और पाई, ठीक। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, r और अंडर रूट रो,
लिख सकते हैं ना। अब देखिए चूँकि दो का कंपेयर करना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं V1 मतलब अर्थ का VE अपॉन V एनी प्लेनेट जो रखा है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से R1 अपॉन R2 अंडर रूट ρ1 अपॉन ρ2। ठीक, देखिए अब जो अर्थ का है ये इसके वेलोसिटी v है, इसका रेशियो पूछा गया रेशियो, तो दोनों r1 की वैल्यू देखिए कितना मान लेते हैं r है, जो प्लेनेट का रेडियस है आपको दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ डबल दे रखा है इसमें ट्वाइस, तो ये हो जाएगा 2r। और यहाँ डेंसिटी देखिए यहाँ को मान लीजिए रो, तो ρ2 कितना हो जाएगा, ये भी डबल दे रखा है तो 2 रो, तो यहाँ कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बेटा 1/2√2। तो इसका मतलब दोनों का रेशियो जो आएगा VE अपॉन V प्लेनेट इज इक्वल्स टू 1/2√2। ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि जैसे आपने इसके वेलोसिटी ये पढ़ा हुआ है बट डेंसिटी के टर्म में पूछा गया तो मास को चेंज कर लीजिए, तो थोड़ा बहुत चेंज करना आपको आइडिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर ग्राफ से पूछा गया है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस r द वेरिएशन ऑफ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज शोन बाई। ठीक है, अब अभी ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले बताया सेम क्वेश्चन है, बस फ़र्क क्या है कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा हुआ था और ग्रेविटेशनल फील्ड आपको मैंने बताया था ये जो E होता है ग्रेविटेशनल फील्ड E और ये G दोनों एक ही चीज़ है, समझिए दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला भी आपको बताया था, अर्थ के अंदर कितना होगा GME अपॉन RE क्यूब इंटू R ये था, और सरफेस के बाहर कितना था E इक्वल टू आप G कह सकते हैं, दिस इक्वल टू क्या होगा GME अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले हैं बेसिकली, ये तब यूज़ करते हैं जब r ग्रेटर दैन r इक्वल्स टू क्या हो r ही हो, और ये तब यूज़ करते हैं जब आप कर सकते हैं 0 लेस दैन r इक्वल्स टू r लेस दैन r ही हो। ठीक है, तो इसमें ग्राफ अभी आपको बताया गया है, क्योंकि ग्राफ में नेगेटिव डायरेक्शन में देखिए एक्चुअली में क्या होता है बेटा नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में कोई ग्राफ नहीं दिया हुआ है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा इसका यहाँ ऐसे और ऐसे। ठीक, नेगेटिव डायरेक्शन में होता तो इधर आपका हो जाता। ठीक है, तो सेम आपको एक ही चीज़ पूछी गई, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों एक ही चीज़ें हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें बेटा, अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग द अर्थ, रेडियस r दे रखा है, एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस, द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ g0, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। ठीक है, g0 आपको जो जनरली हम लोग g लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको g0 से लिखा है और कुछ नहीं, और टोटल एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है, और कहाँ पे है जो सैटेलाइट है कितनी h हाइट पे है। ठीक है, तो आपको पता होगा टोटल एनर्जी का फार्मूला जो होता है -1/2 G m1m2 होता है, तो यहाँ पे आपका मास me या आप कह सकते हैं सैटेलाइट एम अर्थ, हाँ तो ठीक है me इंटू m अपॉन क्या हो जाएगा बेटा RE प्लस, अच्छा रेडियस को RE न लिख करके आपके क्वेश्चन मार्क लिख रखा है, तो R प्लस क्या हो गया H। ठीक, अब आपको ध्यान रखना कि स्मॉल g के टर्म, अभी आपको फॉर्मूला बताया G इक्वल्स टू GME अपॉन RE स्क्वायर, तो चूंकि आपके क्वेश्चन में RE की जगह R लिखा हो तो R स्क्वायर हो जाएगा, तो GME की वैल्यू क्या हो जाएगी R स्क्वायर, बट आपके क्वेश्चन में G की जगह G0 लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा -1/2 GME की जगह क्या हो जाएगा G0 R स्क्वायर M अपॉन R प्लस H, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, और ये कोई ऑप्शन दिया होगा डी ऑप्शन है। ठीक है, सीधा बेटा आपको फार्मूला पूछा गया टोटल एनर्जी का, आपको 3 फार्मूले पता नहीं है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ये जो है
बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ टोटल एनर्जी इक्वल्स टू मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आपने पढ़ा होगा, इक्वल्स टू मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। ठीक है, तो इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब ये हाफ हटा दूं, तो यही क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखना, और ऐसा आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी फॉर्मूला आता है। सीधे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, थोड़ी सी समझ सब्जेक्ट की होनी चाहिए, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h 1 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज सेम एज द डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, देन d की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, कह रहा अर्थ सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर जितना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उतना ही अर्थ के नीचे जाने पर कितनी दूरी पर सेम g की वैल्यूज होगी। आपको पता है अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो g की वैल्यूज घटती है, और नीचे भी जाते हैं तो क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आप जब अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं और अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो g डैश इक्वल टू क्या होता है बेटा, g1 माइनस 2h अपॉन RE, और जब अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, g डैश इक्वल टू g1 माइनस d डेप्थ अपॉन RE, ये होता है। ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, क्योंकि 1 किलोमीटर ऊपर और नीचे आपसे पूछा दोनों बराबर हैं, तो g1 माइनस 2h अपॉन RE इज इक्वल्स टू g, यहाँ आपका हो जाएगा 1 माइनस d अपॉन RE। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए g कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका आ जाएगा 2h इक्वल टू d। ठीक है, तो हाइट कितना दे रखा है, 1 किलोमीटर, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। सीधा सीधा सवाल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आसान है। अगले क्वेश्चन को देखा जाए बेटा। नेक्स्ट, 2 एस्ट्रोनॉट आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट दियर स्पेसशिप, द टू विल, दोनों जो एस्ट्रोनॉट हैं उनका मास तो होगा कुछ, ठीक है, और ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो उनके जो मास की वजह से जो अट्रैक्शन होगा उसकी वजह से क्या होगा, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। तो पहला ऑप्शन मूव टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द काइनेटिक एनर्जीज आर प्लैनेट इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन at position A, B and C are K, KB and KC respectively. AC is the major axis and SB is the perpendicular to AC at the position of the sun as shown in the figure. Then आपको ऑप्शन दे रखा काइनेटिक एनर्जी को बेसिकली कंपेयर करना बेटा। ठीक है, तो फिगर में देखिए ये कुछ दे रखा है, ऐसा एलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पे पॉइंट मार्क किया हुआ ए, सन यहाँ पे है ना, इस जगह सन है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यह पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक, आपको पता है कि प्लैनेट जो होता है सन के जितना नज़दीक होता है उतनी ही उसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। v इज प्रोपोर्शनल टू r, r कम होगा तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। तो सन से ये वाली डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, यहाँ स्पीड सबसे कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, हाफ mv² से। तो इसका मतलब देखिए a सबसे नज़दीक है, तो इसका मतलब va इज़ ग्रेटर देन vb इज़ ग्रेटर देन vc। ठीक है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी k ग्रेटर देन kb इज़ ग्रेटर देन kc। ये ध्यान रखना आपको, बस इतना आपको याद रहे कि प्लेनेट जो भी मूव कर रहा है सन के जितना ही नज़दीक होगा उसकी स्पीड क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। v इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ़ द मास ऑफ द सन वेर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वेर 10 टाइम्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड, सन का मास कह रहा है कि अगर 10 टाइम स्मॉलर हो और जी की वैल्यू 10 टाइम ग्रेटर हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। पहला ऑप्शन दिया है जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जी की जो वैल्यूज़ होती है वह जी एम ई अपान क्या होता है बेटा, RE² होता है।
तो जब जी की वैल्यूज 10 टाइम्स हो गई तो जी की वैल्यूज भी अर्थ पे क्या हो जाएगा, पहले के कंपेरेटिवली 10 टाइम्स हो जाएगा। मतलब न्यू जी जो हो जाएगा, न्यू वह 10 टाइम्स आप क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यूज क्या हो गया, 10 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, रेन ड्रॉप विल फास्टर, बाकी जो भी ऑप्शन दे रखे हैं दे ऑल आर करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें बेटा। अ बॉडी वेट 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। आपसे कह रहा है कोई बॉडी है जिसका जो वेट है 200 न्यूटन है, कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे। तो कह रहा है कि आधी दूरी अर्थ के सरफेस नीचे जाने पर, आधी डिस्टेंस पर, तो वहाँ पर बताइए उसका वेट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए अर्थ सरफेस से पूछा गया नीचे, तो एम जी डैश, ये कहाँ, जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंडर द अर्थ, और जी डैश का फॉर्मूला भी आपको बताया, एम जी डैश का फॉर्मूला है जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, डी इज़ द डेप्थ। ठीक है, तो एम जी की वैल्यूज तो ये तो अर्थ सरफेस पे होता है, तो ये आपको दे रखा है कितना, शायद 200 दे रखा है। 1 माइनस डी की वैल्यूज कितनी दे रखी बेटा, डी की वैल्यूज आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, हाफ। तो इसका मतलब डी जो है आर ई अपॉन 2 हो जाएगा, और अपॉन आर ई तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 200, 1 माइनस 1/2, तो ये हो गया 200 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा, 100 न्यूटन। इसका मतलब अर्थ सरफेस से नीचे जो अर्थ के रेडियस के आधी दूरी जाने पर जो उसका वेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट h विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, आपसे वर्क डन पूछा जा रहा है, कितनी हाइट पे ले जा रहे हैं, h हाइट पे। ठीक है, तो h हाइट पे आपसे, और h किसके बराबर दिखा, विच इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो आपको सिंपली यहाँ पे वर्क डन पूछा जा रहा है। ठीक, तो देखिए, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आज सरफेस h हाइट तक आप ले जाते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ये आपका फॉर्मूला होता है एक्चुअली। ठीक, अब एक चीज़ ये बताइए, अच्छा कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि अर्थ सरफेस से h हाइट जाने पर जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है mgh होता है। बेटा वो सही है वो, लेकिन वो तब होता है इसी फॉर्मूले में इफ़ h इज़ वेरी वेरी लेस देन आर ई, जो कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो उस केस में इसकी वैल्यू h अपॉन आर ई की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी बताइए, ये बहुत ही नेग्लेजिबल हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, W इक्वल्स टू mgh। बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे जब पता नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना है, और आपके क्वेश्चन में दे रखा है ये हाइट किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ के। तो ये आपका हो गया mgh और 1 प्लस आर ई अपॉन आर ई, तो ये कैंसिल होकर 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 1/2 mgh, ये वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन कोई दे रखा होगा, थर्ड ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा ओरिजिनल फॉर्मूला ये होता है बेटा, जो आपने रटा mgh वो है सही, लेकिन तब के केस में व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन आर ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए अभी जस्ट एक साल पहले 2019 के कॉन्सेप्ट जो पूछा गया वही सेम क्वेश्चन है। अ बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट हाइट इक्वल टू हाफ रेडियस ऑफ द अर्थ। पिछले क्वेश्चन में आपसे कहा था हाफ रेडियस ऑफ अर्थ, लेकिन इनसाइड पूछा गया, इसमें हाइट पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 72 न्यूटन है आपका कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे। तो मान लीजिए h हाइट जाने पर जो भी आपका RE/2 दे रखा है, वहाँ पर जाने पर जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए फॉर्मूला जो होता है वेट का वह mg होता है। m तो कांस्टेंट है बट g वेरिएट करता है, इसलिए वेट क्या होता है अलग अलग होता है।
तो यहाँ पे आपको एच हाइट पे निकालना, मान लीजिए वहाँ पर जो इसका वेट है एम जी डैश है, जी डैश की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, एम जी अपान क्या होता है 1 प्लस एच अपान आर ई होल स्क्वायर, ये आपका है। ठीक, यहाँ देखिए एम जी की वैल्यूज़ कितनी दे रखी है 32 न्यूटन, 32 की 72, सॉरी 72 है बेटा, 72, 1 प्लस और एच की वैल्यूज़ क्या दे रखी है आपके क्वेश्चन में, हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब आर ई बाई 2 अपान हो गया आर ई होल स्क्वायर। इसको आर ई कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया आपका कितना 1/2 और 1, ये 3/2 हो गया, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/4, तो ये हो जाएगा 72 अपान 9/4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 9 × 72, 8 × 4 कितना हो जाएगा बेटा 32 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका 32 न्यूटन हो गया। तो सेम क्वेश्चन आपको डेप्थ में पूछा गया था, फिर हाइट में पूछा गया। ओके, ये आपका बेटा ग्रेविटेशन कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर लेके चलेंगे और आपकी के साथ कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका क्विक रिवीजन हो जाए ताकि लास्ट में आपको और टाइम मिले। ठीक है, थैंक यू।